आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स से पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रोनिग पेनी मॉडल के व्याख्या करते हुए लिखा है, क्रोनिग पेनी मॉडल की व्याख्या करते हुए आवर्ती विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा हल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सलूशन। लिखो, माना m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E है, के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैपिटल E है। माना m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैपिटल E है। यदि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है अर्थात भी विभव के अंतर्गत गतिशील है, अर्थात कैपिटल V विभव के अंतर्गत गतिशील है। हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है अर्थात भी विभव के अंतर्गत गतिशील है तो इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण याद रखना। आपको क्या होता है ना, श्रोडिंगर समीकरण। तो इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्नानुसार होगा। तो आपको श्रोडिंगर समीकरण को याद रखना है। उस केस के लिए है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E है और वह भी विभव के अंतर्गत गतिशील है। उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण आपको याद रखना है। ये होता है d² साई अपान dx² प्लस 8π² m अपान h² और E माइनस कैपिटल V साइन इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को याद रखना है। इसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर समीकरण। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और V विभव के अंतर्गत वह गतिशील है। ठीक है, तो E ऊर्जा है और V विभव के अंतर्गत वह गतिशील है। तो ये कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस श्रोडिंगर समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आगे हेडिंग डालते हैं, श्रोडिंगर समीकरण का हल। चलिए अब हम श्रोडिंगर समीकरण का हल निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को याद रखना है, ये श्रोडिंगर समीकरण है, इसका हम हल निकालने वाले हैं। d² साइन अपान dx² प्लस 8π² m E माइनस V अपान h² साइन इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप लिखोगे d² साइन अपान dx² प्लस, ये आप देखिए 8π², यहाँ लिखा है 8π², हम लिख देते हैं 2π का होल स्क्वायर इंटू 2m E माइनस V है ना, अपान क्या है h², अपान है h² साइन इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसको हम नया नाम α² नाम देते हैं। इसको 2m E माइनस V अपान h² को नया नाम हम α² दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा d² साइन अपान dx² प्लस 2π का होल स्क्वायर α² साइन इज इक्वल टू 0, जहाँ α² हमने कहा है 2m E माइनस V अपान h² को, है ना। 2m E माइनस V अपान h² को हमने α² नाम दिया है और इसको नया नामकरण में α² किया है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका d² साइन अपान dx² प्लस 2πα का होल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो कैपिटल D² साइन प्लस
2 पाई अल्फा का होल स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, याद रखना है आपको, कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा का होल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। इन दोनों में साइन कॉमन है, साइन बाहर निकाल दी। इसका सहायक समीकरण है, इसका सहायक समीकरण है। इसका जो सहायक समीकरण होगा ये होगा एम स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी की जगह एम लिखना है, बस के वाला कैपिटल डी के प्लेस पे आपको एम लिखना है। अब यहाँ से एम को निकालेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 पाई अल्फा का होल स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2 पाई अल्फा आई आ जाएगा। आई इसलिए आ रहा है क्योंकि -1 का रूट अंडर रूट -1 आई होता है, यहाँ माइनस साइन है ना, इसी का यहाँ आई आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एम के दो वैल्यू मिल गए, 2 पाई अल्फा आई और 2 पाई -2 पाई अल्फा आई। इस प्रकार से एम के दो वैल्यू यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई क्यों आया, है ना। यहाँ जब रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो -1 का जो रूट है वो आई होता है ना। याद रखना, अंडर रूट -1 आई होता है। तो ये होल स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आएगा, ऐसे ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो -1 का जो रूट है आई होगा और इसमें स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 पाई अल्फा आएगा। तो एम की दो वैल्यू आ गया 2 पाई अल्फा आई और -2 पाई अल्फा आई। इस प्रकार से एम के दो वैल्यूज आ गए। तो इसका सी एफ मिल जाएगा। देयरफॉर इसका जब सी एफ मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, यह आ जाएगा C1 e की पावर 2 पाई अल्फा आई प्लस C2 e की पावर -2 पाई अल्फा आई। सी एफ एम की वैल्यू पर डिपेंड करता है, सी एफ है ना। C1 C2 कांस्टेंट है तो ई की पावर अल्फा मिल पाई एक्स, सॉरी ऐसे C1 e की पावर 2 पाई अल्फा आई एक्स और प्लस C2 e की पावर -2 पाई आई अल्फा आई एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो एम की वैल्यू पर डिपेंड करता है सी एफ है। एंड इसका राइट हैंड साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई जो है यह 0 आएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम पी आई बोलते हैं ये 0 आएगा। ठीक है, तो पी आई को 0 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ राइट साइड 0 है। और मैं आपको बताता हूँ साइन इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करते हैं आंसर आता है। तो साइन इक्वल टू आ जाएगा C1 e की पावर 2 पाई अल्फा आई एक्स प्लस C2 e की पावर -2 पाई अल्फा आई एक्स, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हमने साइन के वैल्यू निकाल लिया। अब हमें इस कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा के बारे में बताता हूँ, जहाँ अल्फा जो है, अल्फा को वैल्यू देखिए, इसके पहले मैंने आपको अल्फा स्क्वायर बताया था। अल्फा जो है, अल्फा स्क्वायर है 2m e - v अपॉन h स्क्वायर, तो अल्फा अंडर रूट में आ जाएगा। तो अल्फा को आएगा अंडर रूट 2m e - v अपॉन h आ जाएगा जी। तो ये अल्फा भी याद रखना। इस प्रकार से साइन की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, साइन की वैल्यू इस प्रकार से आएगा ऐसा। तो यह श्रोडिंगर समीकरण का हल कहलाता है, ये कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण का हल। ठीक है, तो याद रखना, इसे हम श्रोडिंगर समीकरण का हल कहते हैं। अब आपको इस अल्फा के वैल्यू भी निकालना सिखाएंगे और इस C1 C2 वैल्यू भी निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, लिखो। हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये होता है E - v और इसका होता है 1/2 mv²। ये v विभव वाला भी है, ये वाला भी जो वेग वाला है ना, स्मॉल v है, एक कैपिटल v है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है E - v होता है और इसका वैल्यू 1/2 mv² होता है। तो आएगा 1/2 m
एम वी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख दोगे 1/2m पी का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब डी ब्रागली संबंध से, डी ब्रागली संबंध से तो डी ब्रागली संबंध याद रखना, P इक्वल टू होता है, P संवेग है ना, P संवेग है, P होता है द्रव्यमान गुणित वेग, जिसको हम संवेग कहते हैं। ये होता है h न्यू आवृत्ति है, या h इंटू 1/λ। न्यू के लिए 1/λ होता है, याद रखना। न्यू जो होता है 1/λ होता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और न्यू आवृत्ति है। तो डी ब्रागली संबंध बोलता है P इक्वल टू h न्यू, है ना। तो यहाँ से P इक्वल टू आता है h/λ। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आएगा h/p। यहाँ से लैम्डा के जो वैल्यू आएगा h/p होता है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, ये आप याद रखना। अब हम आपको बताते हैं कि एक होता है तरंग संख्या, वो भी आपको बताता हूँ। आगे लिखो, हम जानते हैं कि तरंग संख्या को k से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू 2π/λ होता है, ये भी याद रखना। तरंग संख्या 2π/λ होता है, तो ये जाएगा 2π, और लैम्डा का वैल्यू है h/p। तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 2πp/h। के वैल्यू आएगा 2πp/h। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा आपका hk/2π, ये। ठीक है, इस p का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। ये जो p का वैल्यू हमने निकाला ना, ये hk/2π, यहाँ से यहाँ निकाले। इस p का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में हम रखेंगे, समीकरण 3 में। तो e माइनस v का वैल्यू मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 3 से e माइनस वी है 1/2m p²। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा है ना। तो यह आ जाएगा आपका 1/2m और p²। p का वैल्यू आया है hk/2π। इस पूरे का होल स्क्वायर जाएगा। इस समीकरण 5 में आया है, ये देखो, p इक्वल टू hk/2π, एक समीकरण 5 में आया हुआ है, तो हमने रख दिया। तो यह आ जाएगा h² k²/2m इंटू 4π²। ठीक है, यह आ जाएगा h² k²/8π²m। इसे हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 6। ये तो e माइनस v का वैल्यू आप जो है हम रखने वाले हैं हमारे जो श्रोडिंगर समीकरण का जो हल आया था वहाँ। ठीक है, और अल्फा को वैल्यू निकालेंगे पहले। ये देखो, अल्फा इक्वल टू हमने निकला था √2m e माइनस v/h। इस अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। e माइनस v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम रख देते हैं अल्फा का वैल्यू। अतः अल्फा इक्वल टू हमने लिखा था √2m e माइनस v/h। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा √2m e माइनस v। e माइनस v अभी हमने निकाला है, देखो e माइनस v का वैल्यू अभी हमने निकाला है। ये है h² k²/8π²m, रख देते हैं। ये है h² k²/8π²m। ठीक है, रूट के अंदर अपान h है ये। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखो m कटेगा, 2 भी कटेगा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा h² k²। h² भी तो कट जाएगा इस h से, देखो ये h² बाहर हो जाएगा रूट से, तो इस h से कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा k²/m भी कट जाएगा ना, तो k² आ जाएगा 4π²। ये k²/4π² आएगा। 2 और 8 कटेगा, 4 आएगा, π² आएगा, m कट जाएगा, h² इससे कट जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू k/2π आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा आ गया k/2π। ठीक है, इस अल्फा का वैल्यू हम रख देते हैं कहाँ, जो श्रोडिंगर समीकरण का जो हमने हल निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम रख देंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, k/2π हम रख देंगे। ठीक है, चलिए k/2π।
आगे बढ़ते हैं। अतः समीकरण दो से तो समीकरण दो में साइन इज इक्वल टू है C1 e की पावर 2 पाई अल्फा आई एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 2 पाई अल्फा आई एक्स। अब अल्फा को हम रखने वाले हैं। अल्फा को हमने लाया है k अपान 2 पाई, अल्फा क्या k अपान 2 पाई रखेंगे तो e की पावर यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आप k की वैल्यू क्या आएगा 2 पाई अल्फा, k इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई अल्फा। तो आप k 2 पाई अल्फा की जगह k रख दो, ये भी चलेगा। 2 पाई अल्फा की जगह k लिख दो, 2 पाई अल्फा की जगह k तो आ जाएगा के आई एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के आई एक्स। 2 पाई अल्फा की जगह k रख दिया, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण का हल, ठीक है। इसे श्रोडिंगर समीकरण का हल कहते हैं। याद रखना, श्रोडिंगर समीकरण का हल इस प्रकार से लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी को ही हम क्रोनिग-पेनी मॉडल बोलते हैं, क्रोनिग-पेनी मॉडल। तो क्रोनिग-पेनी मॉडल के हिसाब से श्रोडिंगर समीकरण का जो हल होता है साइन इक्वल टू C1 e की पावर के आई एक्स प्लस C2 की पावर, यहाँ पे k जो है तरंग संख्या है, k जो है तरंग संख्या है, ठीक है। आगे लिखो इस ये जो इक्वेशन नंबर है ना, जिसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं C1, ठीक है। समीकरण 7 को समीकरण 7 को क्रोनिग एवं पेनी दोनों क्रोनिग पेनी मॉडल क्रोनिग एवं पेनी मॉडल के लिए तरंग फलन हल कहते हैं, ठीक है। क्रोनिग पेनी मॉडल के लिए तरंग फलन हल कहते हैं, ये आप याद रखिए।